Alright, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर उमैर, योर एप्टीट्यूड टीचर। और आप लोगों के लिए मैं कुछ सेशंस लेकर आया हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। बेसिकली मैं ईकेट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, और जिसमें हम कुछ पास्ट ईयर एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करेंगे। डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स लूंगा मैं। राइट नाउ मैं एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर ले रहा हूँ और उसको सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कराऊंगा। तो ये वीडियो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनकी तैयारी हो चुकी है, अब उन्हें पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, तो ये हेल्पफुल रहेगी। और जिन्होंने तैयारी नहीं की वो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी करने वाला हूँ ईच एमसीक्यूज का और जो भी उसके आंसर्स होंगे। ठीक है, तो इन दिस वे आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट इजीली पास कर सको है, चाहे वो एनईडी यूनिवर्सिटी हो, दाऊद हो, यूईटी हो, सर सैयद हो, नस्ट हो। सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ईकेट फिजिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट पास पेपर ले लेते हैं हम एनईडी का। पहला एमसीक्यूज आता है हमारे सामने। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। नाउ अब यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें क्या दी हुई है, हाइट। ठीक है, सो हाइट तो हो गई h, जिसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं s। नाउ अब वो कहता है ड्रॉप। आपको पता है जब भी बॉल ड्रॉप करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। सो vi भी दिया हुआ है हमें, कितनी, 0 दिया हुआ है। नाउ टाइम टेकन कहता है, टाइम टेकन मींस t हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें बॉल नीचे आ रही है, सो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही होगी, तो यहाँ पे ग्रेविटी भी हो गई। तो अब हमें पता है ये मोशन का कंडीशन है। अब मोशन के लिए हमारे पास 3 रेक्टिलिनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब इसमें से कौन सी फीजिबल रहेगी, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी कोई इक्वेशन देखनी है कि जिसमें vi हो, h हो, t हो और g हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है, हमें पता है कि ऐसी सिर्फ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए इसके कुछ देख लेते हैं कि इसने ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। भाई इसने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ठीक है, अब हम ले लेते हैं सेकंड रेक्टिलिनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों, इसके पास देखो s की जगह पर हम h पुट कर सकते हैं, vi है, t है, a की जगह पे हम g पुट करेंगे। ये हमारे पास तमाम वैल्यूज गिवन है। नाउ अगर हम फ्री फॉलिंग मोशन के लिए बात करें तो h हमारे पास s की जगह पे h हो जाएगा और एक्सिलरेशन की जगह पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ अब हमें पता है कि जब भी ड्रॉप केस हो, तो बेटा जब भी ड्रॉप केस होता है तो vi 0 हो जाती है, तो vi की वजह से ये पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया और g की जगह पे आप 10 रख दो फॉर द ईज ऑफ सॉल्यूशन। नाउ आपने 10 पुट कर दिया, जब आपने कैंसिल किया तो आपके पास इक्वेशन निकल के आई h इक्वल्स टू 5t²। सो जब भी बेटा ड्रॉप केस हो तो ये इक्वेशन लगाना है डायरेक्ट आंख बंद करके। ठीक है, जब भी ड्रॉप केस हो तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी उसी से ड्राइव हुई है, तो h इक्वल्स टू 5t²। नाउ अब सॉल्व करके देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास h दिया हुआ है, तो देखो h की वैल्यू कितनी है, 80 हो गई। नाउ डिवाइडेड बाय 5 नीचे चले आएगा। जो भी आंसर आए तो हमारे पास इधर है t²। यहां अगर गौर से देखो तो क्या है, t²। तो आप क्या ले लो, इसका रूट, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 4। नाउ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड इन 1932। क्या डिस्कवर किया था इसने, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहली बात कि पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ी नहीं अपने पूरे कोर्स में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। नाउ अब आता है इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो पॉजिट्रॉन भी 1932 में डिस्कवर हुआ था। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रह जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का हमें पता होना चाहिए, प्रोटॉन का पता होना चाहिए, तो हम न्यूट्रॉन का बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897। ठीक है, when he was studying the properties of the cathode rays, हमने पढ़ा था वो पूरा एक्सपेरिमेंट। नाउ जे थॉमसन था इलेक्ट्रॉन का, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। द वर्ड प्रोटॉन इज ग्रीक वर्ड फॉर फर्स्ट एंड दिस नेम वाज गिवन टू द हाइड्रोजन न्यूक्लियस बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन का जो नाम दिया था वो किसने नाम दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑल्दो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, लेकिन सारा हम क्रेडिट किसको देते हैं, रदरफोर्ड को, क्योंकि इसने नाम दिया। गोल्डस्टीन ने सिर्फ हाइड्रोजन को प्रोटॉन माना था और उसने सिर्फ हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था, उस वक्त उसने नाम प्रोटॉन नहीं दिया था। तो प्रोटॉन को नाम देने वाला कौन है, रदरफोर्ड। तो हम इसकी डिस्कवरी का भी जो क्रेडिट देते हैं वो किसको देते हैं, रदरफोर्ड को। नाउ अब रह जाता है न्यूट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन आंसर है, पॉजिट्रॉन तो हमने पढ़ा ही नहीं। नाउ लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सो चैडविक bombarded beryllium foil with alpha particles and noticed that a neutral radiation coming out later discovered as neutron. जेम्स चैडविक ने ये डिस्कवर किया था।
अच्छा, उसी साल 1932 में पॉजिट्रॉन भी डिस्कवर हो गया था, तो उसके बारे में भी मैं बता दूं तो हमारा आंसर क्या है, न्यूट्रॉन ना। वो किसने किया था, कार्ल डेविड एंडरसन डिस्कवर्ड द पॉजिट्रॉन ऑन 2 अगस्त 1932 फॉर विच ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो जिसने भी डिस्कवर किया है उसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन हो गया हमारे पास। सो इलेक्ट्रॉन का जेम्स चैडविक हो गया था, प्रोटॉन का क्या था हमारे पास, रदरफोर्ड, और इसका चैडविक, और पॉजिट्रॉन का एंडरसन या कार्ल डेविड। नाउ थर्ड पे आते हैं, साउंड वेव्स आर ऑलवेज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी। बेटा वेव्स के बारे में दो चीजों का ज्यादा सवाल होता है कि आइदर लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स हैं। सो लास्ट के ऑप्शंस को तो अभी बंद कर दो आप। सो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल कैसी होती है, जैसा कि हमने डोपलर इफेक्ट में पढ़ा था कि जब ऑब्जर्वर करीब आ रहा होता है तो हमने कुछ गोल गोल से सर्कल्स बनाए थे। तो बेटा याद रखना, ये हमारे कंप्यूटर में एक सिंबल होता है साउंड का ना, तो उसकी कुछ ऐसे गोल गोल से सिंबल्स होते हैं। तो बेटा ये इंडिकेट करता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, ऐसा सिंबल वाईफाई का भी होता है लेकिन वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। सो याद करने के लिए याद रखना कि ऐसे जो गोल गोल वेव्स होती हैं, सो ये बेसिकली क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसकी थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन याद करने के लिए याद रखना कि साउंड का ये सिंबल है ना, तो इसके कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होती हैं, कंप्रेशंस, रियरफैक्शंस, कंप्रेशन, रियरफैक्शंस। सो जबकि ट्रांसवर्स में क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ। नाउ ये एक एग्जांपल है, ऊपर वाली जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, यहां पे देखो जहां जहां कंप्रेशन हो रही है ये कंप्रेशन पार्ट है, और ये रेडिफैक्शंस है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, ये हमें पता है। तो जब भी ऐसी वेव फॉर्म बने तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्स, और जब ऐसा बने तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, या फिर इस तरीके से वेव्स बने, साउंड वेव्स इस तरीके से फॉर्म हो रही होती हैं। सो ये क्या बेसिकली, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ इसका आंसर क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल। आगे चलते हैं, द डिवाइस विच चेंजेस ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और बोथ। सो बोथ तो हो नहीं सकते क्योंकि हमें पता है दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। सो इस तरीके से सोचा करो। अब 3 ऑप्शंस रहते हैं। ऑसिलेटर्स के बारे में भी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, फिर भी देख लेते हैं। A rectifier is an electrical device that converts alternating current into direct current. So ये रेक्टिफायर है। ऑसिलेटर इसका बिल्कुल अपोजिट है। सो क्या होगा कि डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर रहा है। सो इसका आंसर तो बेसिकली रेक्टिफायर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एम्पलीफायर क्या होता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू बूस्ट और इंक्रीज द वोल्टेज और पावर लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल। अब इनपुट सिग्नल बहुत सारे, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है। सो इज नोन एज एम्पलीफायर। तो जो भी आपकी वोल्टेज या करंट को इनहांस करे और बूस्ट करे उसको कहते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर्स कन्वर्ट द डायरेक्ट करंट, बिल्कुल अपोजिट, फ्रॉम अ पावर सप्लाई टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन मैंने डिफाइन कर दिया, तो हम सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, रेक्टिफायर। चलिए, अब पीस ऑफ वायर, अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया। नाउ पीस ऑफ वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड पीसेस आर बंडल्ड टुगेदर। एक पीस ऑफ वायर था, अभी पहले ऑप्शंस देख लो। नो, अब पीस ऑफ वायर है आपके पास, इसकी रेजिस्टेंस मान लो कितना आर है। अब वो कहता है इसको 4 हिस्सों में तोड़ दिया, मैंने 4 हिस्सों में बराबर बराबर तोड़ दिया, इक्वल पार्ट्स में। नाउ पीसेस आर बंडल्ड टुगेदर साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ईच वायर जो है, जो हमने टुकड़ा किया है, उसका कितनी हो गई रेजिस्टेंस, R/4, 1/4 हो गया ना पार्ट। अगर टोटल R है तो ईच क्या हो गई, 1/4। ना अब इसको इस तरीके से बंडल कर दिया टू फॉर्म अ थिकर वायर कंपेयर टू द ओरिजिनल वायर। अब जाहिर है इससे क्या थिकर वायर बनेगी, तो रेजिस्टेंस बताओ इसकी कितनी हो जाएगी। अब देखो तो ये वायर्स कैसे अटैच हो गई, पैरेलल में, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, पैरेलल का, विच इज 1/R इक्विवेलेंट। अब यहां पे अक्सर स्टूडेंट्स लगाते हैं फॉर्मूला डेंसिटी और एरिया वाला, तो बेटा वहां पे ये वायर सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा, तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप ये लगाओ 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1, ये आपको पता है फॉर्मूला पूरा। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो। जब आपने R1 की जगह पुट किया तो क्या बना, R/4 आपने पुट कर दिया, यानी कि हर ये R1 हो गया,
ये R2, ये R3, ये R4, सबकी जगह आपने R/4 पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास निकल के आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 16/R, क्योंकि R सब में ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये R 4 ऊपर जा रहा है, तो ये टोटल मिलकर 16 हो जाएगा और R नीचे रह जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 16/R। इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि R इक्विवेलेंट निकालना है हमें, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है हमारी, तो वो कितनी हो जाएगी R/16 यानी कि 1/16। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे पास 1/16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। तो बेटा इरेक्ट इमेज जब भी आएगा तो कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव डिस्टेंस, यानी कि Q की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। चलिए, अच्छा फोकल लेंथ दी हुई है कितनी हमें, 20 सेंटीमीटर, जबकि वो कहता है विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ट्वाइस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसका ट्वाइस क्या है, सॉरी इमेज है ना, इमेज क्या है, वो ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई मैग्निफिकेशन हमें दी हुई है। अब ये ऑप्शन है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला Q/P है। अब आप मैग्निफिकेशन की जगह रखो 2, क्योंकि ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, जूम हो गया, और Q/P ऐसे करके आप ये निकाल लो। या डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई Q आपके पास इमेज है, वो कितना है, ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया आपने। चलिए अब क्या निकालना है, बोलते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम P यूज करते हैं, सो हमें बेसिकली P निकालना है। सिंस यहां पे हमें ये पता है, ये पता है, सॉरी ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो किसी भी इक्वेशन में जब 2 अननोन हो तो वो सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए मैंने Q की जगह पे क्या पुट कर दिया, 2P, जो यहां से मैंने निकाला था। और यहां पे माइनस साइन कैसे आया, कि ये Q की जगह पे मैंने माइनस पुट कर दिया, सिंस इरेक्ट इमेज है। ओके, कॉन्वेक्स के लिए तो हम कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉजिटिव ही फोकल लेंथ लेते हैं, लेकिन इरेक्ट इमेज है सिंस, तो इसको हमने माइनस कर दिया। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कैसे, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं भाई। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में यहां पे क्लिक करो, 1/20 डायरेक्ट पुट कर दिया करो, ठीक है, जब आपके पास टाइम नहीं होता वहां पर। तो अल्फा इक्वल्स टू, इस तरीके से आपने पुट किया। नाउ 1 अपॉन, अच्छा इधर यहां पे आपके पास P नहीं है तो आप इधर डाल दो अल्फा x, तो x आपने मान लिया P को। नाउ माइनस 1/2P है, सो 2x। अब क्या करोगे, आप शिफ्ट दबाओगे, सॉल्व पे क्लिक करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आया, 10, जो कि हमने सॉल्व किया था, तो उससे भी हमें यही आंसर मिला था। सो इन दिस वे आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। तो कुछ ये ट्रिक्स होती हैं जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। नाउ आगे आते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द इमेज डिस्टेंस इज 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज, कंप्यूट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ आपके पास ये कुछ वैल्यूज हैं और आपको क्या, आपके पास फोकल लेंथ गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा था, 6 था, तो ये 7 होगा, यहाँ 23 लिखा हुआ, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमें दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ना कॉन्वेक्स लेंस बताया उसने, ना इरेक्ट और रियल इमेज बताया। अब क्या करें, तो बेटा सिंपल सा केस लेके चलना, वही इक्वेशन लगा देना, ठीक है, और कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। नाउ सेम कंडीशंस होंगी, उसी तरीके से हमने सॉल्व किया, तो हमें बोला था उसने 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज, तो उसी तरीके से आप निकाल लो Q इक्वल टू 2P, लेकिन यहां पे अब प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने बताया नहीं इरेक्ट इमेज या कॉनकेव लेंस, कुछ भी नहीं बताया। कॉनकेव होता या इरेक्ट होता तो आप माइनस लिखते फोकल लेंथ की जगह पर, और इरेक्ट के लिए, इमेज के लिए आप माइनस लिख देते। ना अब इसको सॉल्व करोगे तो 30 हो जाएगा। कैलकुलेटर में सॉल्व कर देते हैं एक बार भाई, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो बेटा यहां पर बस हो जाएगा, यहां पर आपके पास हो जाएगा प्लस, शिफ्ट सॉल्व करो, आपके पास आंसर कितना आएगा 30। सो दिस टाइम आपके पास आंसर कितना आया 30, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास 8 हो गया, नंबरिंग गलत है। नाउ कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर की वेलोसिटी से पता लगता है कलर ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ। हमें पता है मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ा था हमने, सिंगल कलर वाली, मतलब कि मोनोक्रोम मींस सिंगल वेवलेंथ वाली। सो वेवलेंथ बेसिकली डिसाइड करती है कि कौन सा कलर है लाइट का, ठीक है।
तो इसी के साथ आपके पास एक सवाल भी आता है कि देखो आपने जब इससे आप कलर्स निकालते हो प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन करते हो तो आपके पास 7 कलर्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं वेब ग्योर नाउ। तो आपको पता है वेवलेंथ है इसका आंसर, लेकिन एक और सवाल आता है कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है। तो याद रखना कि वॉयलेट की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है जिसकी कितनी होती है 380 नैनोमीटर्स, जबकि रेड लाइट जो है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये भी आ सकता है कि वेब ग्योर जो है इसमें जो आप अगर देखते हो तो इसमें वेवलेंथ कैसे रिड्यूस हो रही होती है। तो बेटा ऊपर से नीचे तक वेवलेंथ कम हो रही है, देखो ना आर सबसे ऊपर है, यहाँ पर आर सबसे ऊपर है, तो ऐसे में वेवलेंथ क्या होगी डिक्रीज हो रही होगी। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। सो फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ बेसिकली डिसाइड करता है कि लाइट का कलर कैसा है। चलिए ट्रांजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, अब ट्रांजिस्टर किन किन चीजों से मिलके बना होता है। 2 डायोड 1 जंक्शन, 1 डायोड 2 जंक्शन और 2 जंक्शन। सो बेसिकली बाय डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं इसको। ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीएन जंक्शंस कनेक्टिंग 3 टर्मिनल्स। आपको पता है बेस, इमीटर एंड कलेक्टर टर्मिनल्स कुछ ऐसे होते हैं। यहां से कलेक्टर निकलता है, बेस हो गया, इमीटर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। सो ऐसा होता है अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 जंक्शंस, बाय डेफिनेशन हमें मालूम हुआ। सो अभी यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। अगर पसंद आए तो बेटा लाइक कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो फौरन कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, ठीक है। आई विल हेल्प यू। गुड लक, अल्लाह हाफिज।